हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, या आपका मैप का क्वेश्चन हो, कैसे उसके एग्जैक्ट आंसर को हम लोग लिखेंगे कि एग्जाम में हमको फुल मार्क्स से मिलेगा। और वो क्वेश्चन भले ही किसी प्रकार से क्यों ना घुमाया हो, हमको तुरंत का तुरंत तो समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक जो है ना, इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में ना एमसीक्यू से सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्ट आंसर तक हम लोग पहुँचें, ताकि कोई भी प्रकार का मार्क्स जो है ना एग्जाम में हमारा डिडक्ट ना हो। तो इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में आपको पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि रहमान इज अ पुअर एग्रीकल्चरल लेबर एंड नीड्स अ लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो देखिए, इस स्टोरी में बताया है कि रहमान एकदम गरीब किसान है और उसके पास जो ज़मीन है ना एकदम कम है। मतलब कम ज़मीन होने का मतलब है कि ज़मीन को गिरवी नहीं रख सकता, कहीं पे मॉर्गेज नहीं कर सकता हो, जिससे उसको मोटा पैसा मिले। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बना रहा है, देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली ऑफर हिम अ फेयर इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो किसमें उसको जो है ना सबसे कम ब्याज दर, सबसे कम इंटरेस्ट रेट और जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है, जो कर्ज देने का शर्त होता है ना, वो एकदम फ्लेक्सिबल होगा, जिसको आसानी से वो पूरा कर सके। ये बोलता है विलेज मनी लेंडर। तो देखिए, गांव का जो साहूकार होता है ना, उसका जो लोन देने की शर्तें होती हैं बहुत ही ईजी होती हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। इसीलिए विलेज मनी लेंडर से तो पैसा ले ही नहीं सकता, अगर लेगा तो डूब जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका कट हो गया। ऐसा करके एक एक ऑप्शन हमको काटते जाना है। सेकंड देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है आपस में। तो जब किसान आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा हो या किसान खुद रन करें, तो उसमें क्या होता है ना, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं कि उनको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता, मैंने जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना वो भी काफ़ी ईजी होता है, और जो इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर बनता है ना वो काफ़ी लो होता है। तो देखिए 100% इसका आंसर क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होगा। उसके बाद सी देखिए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना, चूंकि उसके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, इस टाइप से क्वेश्चन को देखिए, तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड में उसको बिल्कुल ही कम जो है ना उसको लोन दे पाएगा। कौन? कमर्शियल बैंक। और बहुत सारा डॉक्यूमेंट कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड करते हैं लोन देने के लिए, इसीलिए इसका कमर्शियल बैंक नहीं होगा। उसके बाद देखिए डी है रिच लैंड ऑनर। तो जो रिच या धनवान लैंड ऑनर है ना, वो अगर उसको लोन देगा तो कम ब्याज दर पे लोन उसको नहीं देगा, और न ही उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो ज़्यादा ब्याज दर भी लेगा और कठिन शर्तों पे लोन देगा। तो रिच लैंड ऑनर जो है ना इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखिए, इस प्रकार से चारों ऑप्शन को ना आपको दिमाग में सोचना है, और सोचने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि साजियास टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, कि साजिया के टीचर ने उसको एक क्वेश्चन पूछा। टू व्हिच सी आंसर्ड मनरेगा 2005, जिसका आंसर उसने दिया मनरेगा 2005। अब देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये जो मनरेगा 2005 है ना, वो बेसिकली राइट टू गारंटी फॉर वर्क, माने जनता को काम का अधिकार देने वाला एक्ट है। मतलब इसका सीधा संबंध किससे है? वर्क से है। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट कुड हैव बीन द टीचर्स क्वेश्चन, कि टीचर का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखिए, टीचर का क्वेश्चन जो है ना इसमें लास्ट में देखेंगे तो वर्क दिया है, इक्वलिटी दिया है, फ्रीडम दिया है, एजुकेशन दिया है। तो किससे रिलेटेड है? राइट टू वर्क से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड गारंटी द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके लिए ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं ना, उनको बहुत प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट देता है, या जो भी बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देती हैं। लेकिन जो कैजुअल लेबर होते हैं, जो वेज अर्नर होते हैं, जो डेली रूटीन पे काम करते हैं, उनको जो है ना उस टाइप का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसमें पी बोलता है पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना उसमें मेन और वुमेन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को समान वेतन समान सुविधाएं मिलती हैं। तो पी तो इसका एकदम करेक्ट हो गया। क्यू देखिए, क्यू बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी, कि जो बच्चा जन्मने का समय होता है ना, उस समय मैटरनिटी के दौरान में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना वो महिलाओं को छुट्टी देते हैं
और पूरा का खर्चा जो है ना वो उठाते हैं। लेकिन अगर कोई काम वाली बाई आपके यहाँ काम करने आ रही है तो उसको तो आप ये सुविधा नहीं देते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो इसका जो क्यू है ना ये भी करेक्ट हो जाएगा। आर देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम्स। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको घुमाने के लिए दिया है। कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाला कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो चाइल्ड मैरिज को रोकता नहीं है, नहीं कोई विक्टिम बन रहा है, कोई पीड़ित हो रहा है उसको कोई रिलीफ देता है। तो इसका आर जो है ना वो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है ना, बहुत ही ध्यान से आपको फाइंड आउट करना है। यस देखिए, पेमेंट ऑफ अ वन टाइम बोनस टू ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है ना तो एक लम सम अमाउंट जो है ना उनको रिटायरमेंट में मिलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो इसका एस भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ही बारीकी से जांच के समझना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना इसमें गलत हो सकता है। गलत को भी अगर आपने सही मान लिया तो ये क्वेश्चन जो है ना आपसे गलत हो जाएगा। तो क्या क्या होगा इसका, ये होगा पी क्यू और एस। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें ध्यान रखिएगा ना, नॉट वाले क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से हमको ध्यान देना है कि नॉट बोल रहा है कि कौन सा इसमें जो है ना ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस का भाग का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में है और वो किसी दूसरे कंपनी में अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है, या कोई दूसरा कंपनी जो कि यूएसए में है या किसी और कंट्री में है वो इंडिया में आके अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कोई उसी देश का कंपनी उसी देश पे काम कर रहा है ना तो उसको ग्लोबलाइजेशन नहीं बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए बोलता है कि गूगल हेड क्वार्टर्स बीइंग इन कैलिफोर्निया विथ मल्टीपल ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गूगल का हेड क्वार्टर तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है लेकिन उसके ऑफिसेस पूरी दुनिया में है। ये तो ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसीलिए नॉट एन एग्जाम्पल तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद भी देखिए कि रेलवेज बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर इन इंडिया। कि रेलवे जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला विभाग है। तो रेलवे कहाँ पे है, भारत में ही है। कहाँ काम कर रहा है, भारत में ही काम कर रहा है। तो ये जो है ना ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस का भाग ये एग्जाम्पल नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी जो है ना ये नॉट वाले में करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए बोलता है कि मैकडॉनल्ड्स इंट्रोड्यूसिंग मेक आलू टिक्की स्पेशली फॉर द इंडियन मेनू। तो देखिए मैकडॉनल्ड जो है ना वो एक विदेशी कंपनी है और भारत में ये वेजिटेरियन जो है ना आलू की टिक्की को अपने मेन्यू में शामिल कर रहा है। तो ये क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट हो जाएगा। तो ये नॉट नहीं होगा, तो ऑप्शन कट हो जाएगा। और डी देखिए कि स्पेनिश फैमिली हैविंग मसाला डोसास फॉर देयर वीकेंड ब्रेकफास्ट। तो स्पेन में रहने वाला परिवार जो है ना वो भारतीय व्यंजन को खा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि भारत की चीज़ को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो है ना प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल होगा। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको एग्जैक्ट आंसर मिला ना कि इसका बी होगा करके। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी इज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसीज क्या होते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक या एक से अधिक देशों में अपने प्रोडक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, मानी मालिकाना हक रखते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अकॉर्डिंगली व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द बेस्ट पोटेंशियल फॉर एन एमएनसी टू बी सेटअप। तो उसके हिसाब से इन चारों में से कौन से देश में सबसे ज़्यादा चांस है कि एमएनसी जो है ना वो सेटअप हो सकता है। ये बोलता है कंट्री डब्ल्यू हैज़ अ रिच कल्चर एंड एम्पल बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए किसी भी एमएनसी के सेटअप के लिए रिच कल्चर या एम्पल बायोडाइवर्सिटी का होना जो है ना वो कोई बेस्ट पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, क्योंकि रिच कल्चर का हो सकता है एमएनसी के लिए कोई वैल्यू ना हो और बायोडाइवर्सिटी भी उसके लिए किसी काम का ना हो। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना कट हो जाएगा। भी देखिए कंट्री एक्स प्रोवाइड्स लोन्स टू फॉरेन कंपनीज इजली एट हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो देखिए कोई भी एमएनसी जो है ना वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके तो काम नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सी देखिए कंट्री वाई हैज़ एन एजुकेटेड वर्क फोर्स रेडी टू वर्क फॉर अफोर्डेबल रेमुनरेशन। तो देखिए अगर किसी देश में एजुकेटेड वर्क फोर्स है और वो कम कीमत पे काम करने को तैयार है, इसका एग्जांपल क्या है, चाइना में लेबर फोर्स सस्ता होने से वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया जिससे वहाँ का ग्रोथ हुआ। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक एमएनसी वहीं सेटअप होगा जहाँ पे वर्क फोर्स है उसको सस्ते दाम में मिलेगा। डी देखिए कि कंट्री जेड हैज अ रूल व्हिच अलाउज पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीजन टू कंडक्ट बिजनेस फ्रीली। तो मान लीजिए बिजनेस को फ्रीली करने के लिए आपको एक रिलीजन बेस्ड का होना पड़ेगा। तो क्या होगा कि उसी रिलीजन के लोग काम कर सकते हैं, इससे ना तो कंपटीशन बढ़ेगा ना बाकी रिलीजन के लोग जो है ना बाकी धर्म के लोग उस काम को कर पाएंगे। तो इससे भी जो है ना एमएनसी वहाँ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि एमएनसी में लगभग सारे धर्म के लोग, सारे फेथ के लोग काम करते हैं।
तो इसका ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद हमने एग्जैक्ट जान लिया कि इसका ऑप्शन सी ही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 6 से देखिए कि अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सोशल इक्वलिटी विथ रिगार्ड्स टू एक्सेस टू रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेज। तो देखिए SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो सोशल इक्वलिटी होता है ना, सामाजिक समानता होता है, वो रिसोर्स को एक्सेस करने के रिगार्ड में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम आसपास क्या देखते हैं कि जो पैसा वाला है और धनवान होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। अकॉर्डिंगली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट एबव। तो ये जो स्टेटमेंट हमने समझा है जो कि हमको SDG के बारे में बता रहा है और सोशल इक्वलिटी के बारे में बता रहा है, किसके रिगार्ड में कि जो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो सबको कैसे मिलें इसके रिगार्ड में। तो कौन सा इसमें का जो है ना स्टेटमेंट के लिए कौन सा क्राइसिस जो है ना इससे रिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है। ए है डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लड्स, बी है स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजप्शन, सी है डैमेज टू क्रॉप्स काज्ड बाय हेवी रेन्स, और डी है कॉम्बेटिंग वाटर बॉर्न डिजीजेज इन रूरल इंडिया। तो देखिए इसका ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं। ये नेचुरल कैलामिटी को बता रहे हैं जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, जिसका ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है क्योंकि बाढ़ आया हुआ है, या हेवी रेन के कारण क्या हुआ फसल खराब हो गया, या जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं ग्रामीण भारत में उससे लड़ा जा रहा है। लेकिन बी वाला ऑप्शन देखिए, बी वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजप्शन। तो क्लीन वाटर जो है ना सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट या बहुत ही लो कास्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी सोशल इक्वलिटी आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है और तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग में ना केवल बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट होगा कि स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजप्शन। और बाकी जो ऑप्शन है ना इससे मिले जुले जरूर देख लग रहे हैं, लेकिन आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि शरण्या इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट। तो शरण्या देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक लिस्ट बना रही है। सी पुट्स विंड एनर्जी अंडर वन कॉलम एंड कोल अंडर अनदर कॉलम। तो याद रखिएगा विंड एनर्जी जो है ना रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और कोल जो है ना वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ऑन व्हाट बेसिस इज सी क्लासीफाइंग द रिसोर्सेज। तो किस बेसिस पे वो रिसोर्सों को क्लासीफाई कर रही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और डी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो है ना इनको डिवाइड कर रही है एग्जॉस्टिबिलिटी में कि कौन कभी खत्म नहीं होगा और कौन खत्म हो जाएगा। तो कोयला तो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन विंड एनर्जी जो है ना वो अनएग्जॉस्टेबल है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि द निकोबार पिजन इज अ बर्ड फाउंड ओनली ऑन स्मॉल आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड फर्दर ईस्ट थ्रू द मलय आर्किपेलागो टू द सोलोमन एंड प्लाउ रीजन। तो देखिए इसमें ना एक इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर को ना फाइंड आउट करना एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अकॉर्डिंगली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पीसीज वुड इट फॉल अंडर। तो इसके अनुसार किस प्रकार की स्पीसीज में ना ये आएगा, ऐसा बोलता है। तो देखिए निकोबार पिजन के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है ना उसमें क्या बताया है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो पाया जाता है, यही बोल रहे हैं ना। टोटल में जाएंगे तो कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में या उसके आसपास के जो मलय आर्किपेलागो है वहाँ पे। तो देखिए ये जो बताया जा रहा है ना इस स्टेटमेंट में वो स्पेशली एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एक स्पीसीज के बारे में बताया जा रहा है, न तो इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्पीसीज जो है ना वो अभी खत्म होने वाला है या ज़्यादा मात्रा में है कि या खत्म हो चुका है, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसमें बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहे जाने वाले स्पीसीज के बारे में बताया जा रहा है। अब ऑप्शन में देखिए ए बोलता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जो रेयर हों, माने विरल हों, जो कम मात्रा में मिलते हों। बी होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो खत्म हो चुके हों, जो समाप्त हो चुके हों। और डी देखिए वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज का मतलब होता है कि जो खत्म हो भी सकते हैं लेकिन अभी है मौजूद। ये तीनों के तीनों जो ए बी डी वाले ऑप्शन है ना ये किसी स्पीसीज के संख्या को बता रहे हैं कि अभी है कि कितने मात्रा में है, नहीं है, और फ्यूचर को बता रहे हैं। लेकिन ऑप्शन सी देखिए इंडेमिक स्पीसीज जो होता है ना ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले स्पीसीज को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें से 3 ऑप्शन जो है ना एक ही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है ना बिल्कुल आड होता है और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम्स एक्सपीरियंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड हैव मोस्ट लाइकली अवॉइडेड अ सिविल वार इन श्रीलंका दैट एंडेड इन 2009। अब देखिए ये पावर शेयरिंग चैप्टर से है। हमको मालूम है कि बेल्जियम में सारे के सारे जो भाषा बोलने वाले थे, डच थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे, वो लोग मिल के उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था
जिससे कोई भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो और किसी को भी ना ऐसा ना लगे कि उसको एलिनेट किया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था, श्रीलंका में सिंहला को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया और तमिल को दबाया गया। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए बोलता है कि मेकिंग रिजर्वेशंस इन जॉब्स फॉर द तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो देखिए रिजर्वेशन करने से कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के तमिल स्पीकिंग लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन टोटल जो कम्युनिटी है उसको फायदा होगा ऐसा नहीं हो सकता। उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और सिविल वार होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। बी देखती हैं कि डिवाइडिंग द इंटायर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस टू अपीज द सिटीजन्स। तो सिटीजन को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए और भाषा के आधार पे पूरी कंट्री को बांट दिया जाएगा तो डिवाइड और बढ़ेगा, लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना चलाने लगेंगे, जिससे यूनिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी देखिए डिवाइजिंग लॉस टू एकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजन्स टू इंश्योर पीस। हाँ बिल्कुल, कि ऐसा हम नियम बनाएं जिससे क्या हो कि सारे के सारे जो एथनिक डिफरेंसेस है ना वो एकोमोडेट हो जाएं। किसी को ये ना लगे जैसे कि बेल्जियम में हुआ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सबको लगे कि मेरे साथ न्याय हुआ है, जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल गया है। इससे क्या होगा कि नागरिक जो है ना सिविल वार नहीं करेंगे और पीस जो है ना बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और डी देखिए बोलता है कंडक्टिंग अ थ्रू सेंसेस टू स्ट्रिक्टली सेग्रीगेट द इंडियन तमिल्स फ्रॉम द श्रीलंकन तमिल्स। तो देखिए इसमें तो सिंहला और तमिल की बात ही नहीं कर रहा है, इंडियन और श्रीलंकन तमिल को ही अलग करने की बात कर रहा है। तो अगर स्ट्रिक्टली सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, और कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और सिविल वार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है ना इसके ऑप्शन में छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए कि लुक एट द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एक मैप दिया होगा आपके एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें बोलता है कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो देखिए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का एक ही इसको समझने का एक ही तरीका है कि फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि जो स्टेट है वो बिल्कुल अलग एंटिटी होता है, उसका अलग पावर होता है, अलग गवर्नमेंट होता है। जैसे इंडिया में मान लीजिए आम आदमी पार्टी जो है ना दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, लेकिन सेंट्रल पे क्या है बीजेपी है। तो बीजेपी का अपना एक एरिया है जहाँ पे रूल करता है, उसके आदेश चलते हैं, और छत्तीसगढ़ का या दिल्ली का अपना इलाका है। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहता है क्योंकि वहाँ पे जो पार्टीज है ना वो अलग अलग हैं। तो फेडरेशन में क्या होता है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में कि सेंट्रल पे अलग पार्टी हो सकता है और स्टेट पे अलग पार्टी हो सकता है, और दोनों के पावर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और कई बार तो ओवरलैप भी करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया है और इस मैप को ध्यान से देख लिया है तो इसके ऑप्शन को देख के ना इस क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस कैन डेफिनेटली बी मेड फ्रॉम द मैप। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन में ना इस मैप के अनुसार कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, किस चीज़ को इसमें से हटाने की हमको ज़रूरत है। ये बोलता है कि अर्जेंटीना इज़ द लार्जेस्ट फेडरल कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए ये जो अर्जेंटीना है ना साउथ अमेरिका में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अर्जेंटीना है। तो मान लीजिए आपको आइडिया है नहीं कि ये लार्जेस्ट है कि नहीं, लेकिन ये फेडरल जरूर है क्योंकि ये कलर्ड है ना, और सारे के सारे कलर जो है ना यहाँ पे फेडरल कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना फर्स्ट ऑप्शन तो इसका बिल्कुल सही है। बी बोलता है कि जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद द सेंटर। तो याद रखिएगा ना फेडरलिज्म में ना स्टेट जो है ना पावर को शेयर नहीं करते सेंटर के साथ में। ये स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मैं जैसे बताया कि स्टेट के अलग पावर होते हैं और सेंट्रल के अलग पावर होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ना इसको हमको मैप से डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं जर्मनी जो है ना यूरोप में एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है ना, ये जर्मनी है और चूंकि ये कलर्ड है तो ये फेडरल कंट्री है, और यहाँ पे जो फेडरलिज्म के बारे में बता रहा है ना वो रॉन्ग है। सी बोलता है कि एशिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेडरल नेशंस। बिल्कुल सही है कि एशिया में जो है ना सबसे ज़्यादा फेडरल नेशंस हैं। और डी है चाइना डज नॉट हैव प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। तो चाइना में ना बिल्कुल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे चाइना को ना फेडरल बताया ही नहीं है ये। तो अगर फेडरल नहीं है मतलब स्टेट का वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब कोई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ना डी ये भी करेक्ट है, इसको डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा डिडक्ट होगा, बी, क्योंकि जर्मनी जो है ना वो एक फेडरल है, और फेडरल कंट्री होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे स्टेट जो है ना वो सेंट्रल से पावर शेयर करे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक ऑप्शन को आपको समझना है, और समझने के बाद जो है ना एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकता है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसमें क्वेश्चन 11 है कि देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन ए रीजन आर। तो देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसमें दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचें। असर्शन ये बोलता है देखिए कि इन इंडिया द लिटरेसी रेट एमंग वुमेन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन एमंग मेन।
तो देखिए इंडिया में जो साक्षरता दर है ना, लिटरेसी रेट है महिलाओं में, वो बहुत ही कम है। किसके कंपेरिजन में? मेन के कंपेरिजन में। तो जैसे इस स्टेटमेंट को पढ़े हैं ना हम लोग, तो हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए कि कोई भी फैमिली जो है ना किसी भी वुमेन को या गर्ल चाइल्ड को क्यों नहीं पढ़ाती, क्योंकि गर्ल चाइल्ड जो है ना वो शादी होकर दूसरे घर में चली जाती है, उसके लिए एक बर्डन होता है। हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, लड़कियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है और घर के लिए उनका कोई यूजफुलनेस नहीं होता, वो दूसरे के घर में जाके उनका फ़ायदा करवाती हैं, ऐसा फैमिली वाले सोचते हैं। इसके कारण जो है ना लिटरेसी रेट उनका कम होता है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता। रीजन आर है, द पेट्रियार्कल सिस्टम इन इंडिया गिव्स मोर वैल्यू टू द एजुकेशन ऑफ द हेयर हु कैरीज द फैमिली नेम। तो जो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है ना, उसके कारण क्या होता है कि जो उत्तराधिकारी बनेगा, जो लड़का आके अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा ना, उसके एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, क्योंकि फैमिली को लगता है कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा और लड़की तो है दूसरे घर चली जाएगी। तो देखिए रीजन जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। इसी कारण से क्या होता है कि महिलाओं के पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, और इसको सुधारने का तरीका क्या है कि महिलाओं को भी बराबर माना जाए, वो भी अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार के वंश को आगे बढ़ाएं, जैसे कि मैट्रिमोनियल सोसाइटी में होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स ए। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाना है, तब जाके एग्जाम में ना करेक्ट आंसर तक आप पहुंचेंगे। जरा सा भी मिस किया तो गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझते हैं कि कंट्री पी हैज रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। कि कंट्री पी है जिसने लंबे स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स कैन द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री डेफिनेटली एक्सपेक्ट ड्यू टू दिस चेंज। तो किस प्रकार का आउटकम जो है ना इस देश के नागरिक जो हैं वो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चेंज के कारण। ये बोलता है कि शार्प डिक्रीज इन पॉवर्टी इन ऑल कम्युनिटीज। तो क्या डेमोक्रेसी में शार्प डिक्रीज होगा, गरीबी घटेगा सारे के सारे कम्युनिटीज में? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो स्लोली प्रोसेस होता है, उसके बाद गरीबी जो है ना हटने लगता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी देखिए, मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल यही होगा कि अगर डेमोक्रेसी लागू होता है तो सबको क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा, सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, और गवर्नमेंट को सिटीजन के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सिटीजन को जवाब देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में 100% होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अकाउंटेबल होता है अलग अलग सिस्टम के थ्रू में, जनता के लिए या पब्लिक के लिए। सी बोलता है ड्रास्टिक राइज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू शार्प इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए न तो डेमोक्रेसी में शार्प इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ना उससे ही नेशनल इनकम जो है ना वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो सी जो है ना इनकरेक्ट होगा। डी देखिए, रूल्स एंड लॉज टू बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप्स। तो देखिए डेमोक्रेसी में ना किसी एक ग्रुप का शासन नहीं होता, सभी का शासन होता है, और रूल्स और लॉज जो है ना सभी के अकॉर्डिंगली बनते हैं। तो इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अपोजिशन स्लैम्स मिनिस्टर्स रिमार्क कंडेम्स राइजिंग फूड प्राइसेस। तो यहाँ पे देखिए अपोजिशन के काम को बताया गया है कि अपोजिशन ने या विपक्ष ने जो मिनिस्टर का रिमार्क था ना उसको लताड़ा और उसका आलोचना किया किस चीज़ का, कि जो फूड प्राइसेस बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसका। द अबव स्टेटमेंट शोज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चल रहा है, क्या महत्वपूर्ण काम जो है ना अपोजिशन पार्टीज जो है एक लोकतंत्र में करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट फॉल अंडर द फंक्शंस ऑफ एन अपोजिशन पार्टी। इनमें से कौन से काम जो है ना नॉट बोल रहा है, याद रखिएगा ना कि वो अपोजिशन पार्टी के काम नहीं हैं बोल रहा है। ये है ऑडिटिंग द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग एंड बजट। बी है क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड मिस्टेक्स। सी है आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। और डी है मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज टू अपोज द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए, ये सब अपोजिशन पार्टी के काम है। कि अपोजिशन पार्टी क्या करता है कि गवर्नमेंट की कमियों को और गलतियों को क्रिटिसाइज करता है, उनका आलोचना करता है। और बी इसका सी ऑप्शन देखिए, सी में क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करता है कि वो अकाउंटेबल रहे, इसके लिए हमेशा वो क्वेश्चन पूछते रहता है। और गवर्नमेंट को घेरने के लिए जो अपोजिशन बाकी के पार्टीज हैं उनको ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है, उनको इकट्ठा करने का कोशिश करता है ताकि गवर्नमेंट के डिसीजन का विरोध किया जा सके। लेकिन ये देखिए, क्या कोई अपोजिशन पार्टी को ये पावर होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के और बजट को ऑडिट कर सके? नहीं, ये अपोजिशन पार्टी का काम नहीं होता कि वो ऑडिट करे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और बजट को। इसीलिए नॉट वाले का आंसर जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑडिटिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बजट। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग्स डेफिनेटली एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक रिजिम्स। कौन सी कमी या कमियां जो है ना वो 100% होता है किसमें, डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक रिजिम्स में, डेमोक्रेटिक सरकारों में। ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार। तो देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना या रिजिम जो है वो वार को ग्लोरीफाई नहीं करती। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा।
बी है सलगिश डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल यही कमी जो है ना सभी के सभी डेमोक्रेसी में पाई जाता है कि यहाँ पे निर्णय जो है ना बहुत धीरे धीरे होते हैं। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है, चूँकि सारे के सारे जो थॉट होते हैं उनको एकोमोडेट किया जाता है, इसके कारण जो प्रोसेस है काफ़ी धीरे हो जाता है। तो ये जो शॉर्ट कमिंग जो है ना वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेटिक रिजिम्स में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सी देखिए एलिमिनेशन ऑफ फ्री मार्केट, तो फ्री मार्केट का एलिमिनेशन जो है ना डेमोक्रेटिक रिजिम में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता हो ऐसा नहीं है। और डी है डिफ्यूजन ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, कि एग्रेसिव नेशनलिज्म को बनाया जाए या डिफ्यूज किया जाए, ऐसा भी जो है ना डेमोक्रेटिक रिजिम में डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। लेकिन जो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है वो सलगिश डिसीजन मेकिंग होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और पूरा दिमाग लगाना है कि कौन सा जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 15 है कि गिवन बिलो आर सम एलोगोरीज यूज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, अकॉर्डिंगली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। तो देखिए यहाँ पे कुछ एलोगोरीज क्या होता है, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं को किसी सिंबल के फॉर्म में दिखाना, कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी आँख खुल जा रहा है, गुस्सा वाला आँख या त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं वो गुस्सा को दिखाता है। तो इस प्रकार से एलोगोरीज के द्वारा हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे जो एलोगोरीज के बारे में बात किया जा रहा है ना वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के एलोगोरीज के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें पूछता है कि न्यू ईरा के लिए कौन बता रहा है, तो मान लीजिए इसको आप भूल भी जाते हैं एक बार के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसके आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये है ब्रोकन चेन्स, तो देखो टूटी हुई जो हथकड़ियाँ होती हैं ना वो आज़ादी को बताती हैं, तो ये तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे न्यू ईरा की बात कर रहा है। बी है रेस ऑफ राइजिंग सन, देखिए सूर्य की जो नई किरणें होती हैं ना वो हमेशा हमको कुछ नया करने के बारे में प्रेरणा देती हैं, तो जो रेस ऑफ राइजिंग सन है ना यही इसका आंसर होना चाहिए। देखिए आराम से ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसका आंसर हमको दिखता है। सी है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो ईगल के ब्रेस्ट प्लेट का तो न्यू ईरा से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। और डी है ओलिव ब्रांच अराउंड सवार्ड, तो तलवार के चारों तरफ अगर ओली का ब्रांच है ना तो ये भी न्यू ईरा को नहीं बता सकता। तो इसमें एक ही चीज़ न्यू ईरा को बता सकता है, वो क्या है, रेस ऑफ द राइजिंग सन, तो इसका ऑप्शन भी ही करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है भले ही आपको बाकी सब याद ना हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर ऑप्शन में रहता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि रीड द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द कंट्री दैट मोस्ट प्रोबेबली हैज अ वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट लेसर एवरेज एजुकेशन देन इंडिया। तो इनमें से उस कंट्री को हमको बताना है जिसका हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वेल डेवलप्ड है लेकिन एजुकेशन जो है ना वो भारत से कमज़ोर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो हेल्थ केयर अगर अच्छा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन जीने का जो मात्रा है ना वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही कंट्री है श्रीलंका जिसका ये ज़्यादा है, इंडिया से 75.5 है, लेकिन स्कूलिंग एजुकेशन भी इसका भारत से ज़्यादा है, 10.9 है। ठीक है, तो ये जो है ना स्कूल के मामले में भी भारत से आगे है, तो ये तो श्रीलंका ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है कि केवल हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छा हो लेकिन एजुकेशन के मामले में वो भारत से कमज़ोर हो। उसके बाद देखिए म्यांमार बोलता है, तो म्यांमार का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना बर्थ पे वो भारत से कम है, माने इसका हेल्थ केयर भारत से कमज़ोर है। उसके बाद पाकिस्तान बोलता है, तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर भी भारत से कमज़ोर है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही इनकट हो जाएंगे। उसके बाद डी देखिए नेपाल, नेपाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नेपाल का जो हेल्थ सिस्टम है भारत से बेटर है क्योंकि यहाँ पे जन्म के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो 70.6 है, लेकिन इसका एजुकेशन जो है ना 4.9 है जो कि भारत के 6.4 से कम है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नेपाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि द वुड कट पेंटिंग गिवन बिलो वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम when Indians were beginning to accept the idea of women's education in the late 19th century। तो ये पेंटिंग उस समय बनाया गया है कि जब समाज ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि महिलाओं को भी पढ़ाया जाए, उनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, उनको भी इंसान माना जाए। यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक महिला जो है ना यहाँ पे हुक्का पी रही है। तो हुक्का पीना इस चीज़ को बताता है कि महिला जो है ना पुरुष के बराबर है क्योंकि पुरुष ही हुक्का पीते हैं और महिलाओं के हुक्का पीने को अच्छा नहीं माना जाता। तो ये एक प्रकार की इक्वलिटी को बता रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वाज द आर्टिस्ट मोस्ट लाइकली ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन दिस आर्ट पीस, कि किस सिनेरियो को जो आर्टिस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा चाह रहा है बताना। ये लिसनिंग टू म्यूजिक इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड वंस फ्री टाइम। तो देखिए इसमें लिसनिंग टू म्यूजिक के बारे में आर्टिस्ट बताना नहीं चाह रहा है, भले ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा है लेकिन नहीं, ऐसा वो नहीं करना चाह रहा है। बी इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ वेस्टर्न आइडिया ऑफ मैरिज, तो वो वेस्टर्न आइडिया ऑफ मैरिज के पॉपुलरिटी को भी बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। ये कहीं से पता चल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। सी देखिए चैलेंजिंग द कन्वेंशनल जेंडर रोल्स,
कि ना वो चैलेंज कर रहा है ना, जैसे मैंने बताया कि हुक्का पहले पुरुष पीते थे, महिला भी पी रही है, तो जो जेंडर था और जेंडर का जो रोल था कि कौन सा जेंडर क्या करेगा ना, उसको यहाँ पे वो जो है ना चैलेंज कर रहा है, वो चुनौती दे रहा है कि महिला भी हुक्का पी सकती है, महिला भी पुरुष के बराबर है। इसीलिए जो है ना इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी तक हमने कैसे पहुंचा, उसके मैसेज को समझ के ना कि वो जो पेंटिंग है उसमें उसका मैसेज क्या है, उसका थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अदरवाइज अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आप गलत ऑप्शन जरूर टिक करेंगे। उसके बाद डी बोलता है कि प्लेजर बीइंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो ऐसा भी वो दिखाना नहीं चाह रहा है। इसके बाद जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन है कि ट्रिम्बल देयर फोर टेनेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे बोल रहा है वर्चुअल राइटर। वर्चुअल राइटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राइटर जो दिखाई नहीं दे लेकिन आसपास मौजूद हो और चेंज को लाए। मैंने ऐसा चीज़ जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो काम को कर रहा है। ये बोलता है कि रूलर्स ऑफन अटैक द राइटर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पावर ओवर पीपल। तो ऐसा तो नहीं कि ये बोल रहा हो कि रूलर जो है ना वो ज़्यादातर अटैक करते हैं राइटर्स और को हमला करते हैं ताकि उनका पावर जो है लोगों के ऊपर बना रहे, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। बी है द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग डाउन द स्पिरिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल राइटर्स। प्रिंट कल्चर के बढ़ने से किसी भी इंटेलेक्चुअल राइटर को तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसका उत्साह क्यों गिरेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना इनकरेक्ट होगा कि इंटेलेक्चुअल राइटर, बुद्धिमान राइटर का फायदा है प्रिंट होना, तभी तो बहुत सारे लोगों तक को पहुंचेगा। सी देखिए बोलता है कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हैड द पोटेंशियल टू ब्रिंग एन एंड टू डेपुटिज्म। बिल्कुल यही होगा कि अगर लोग ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने लगेंगे और उनका दिमाग सोचने लगेगा ना, तो जो एक को भगवान मानने का आदत है, राजा को भगवान मानने का आदत है, या जो डेपुटिज्म है ना वो खत्म हो जाएगा, या खत्म होने का सबसे ज़्यादा उसमें गुंजाइश रहेगा। तो यही इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी तक हम कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल राइटर का मतलब ही है कि जो राइटर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो राइटर क्या ला रहा है कि जो जमा जमाया तंत्र है उसको खत्म कर रहा है, डेपोटिज्म को वो खत्म कर रहा है। इसके बाद इसका डी देखिए कि क्रूअल रीडर्स नीडेड टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर एक्शंस, तो ऐसा भी इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है कि अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड महात्मा गांधी लॉन्च अ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो जहाँ पे भी साउथ अफ्रीका का बात आता है ना, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रेसिज्म था कि जो गोरे लोग थे, गोरे रेस के लोग थे ना, वो जो कलर्ड लोग हैं या ब्लैक पीपल हैं, उनके खिलाफ अत्याचार अन्याय करते थे, एपेथाइट गवर्नमेंट चलाया करते थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेसिज्म। सेक्सिज्म, एजिज्म और कास्टिसिज्म के ऊपर उन्होंने कोई सत्याग्रह वहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम था, वो था रेस का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही मज़ेदार कार्टून दिया हुआ है, मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि हर देश में ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और बाकी लोग बहुत ही कम में गुजारा कर रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन दिस रीजन, कि किस चीज़ को प्रायोरिटी मिलना चाहिए इस रीजन में डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। ये रिड्यूसिंग इनकम डिस्पेरिटीज, बी कम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज, सी इंडिंग जेंडर वायलेंस और डी इंश्योरिंग कास्ट इक्वलिटी। तो सीधी बात है कि इसमें जो इनकम डिस्पेरिटीज है ना, जो इनकम में जो असमानता है उसको इस एरिया में कम करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोनिका इज रीडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट रिटन बाई ताराबाई शिंदे। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है ना, ताराबाई शिंदे जो थी ना वो नारी सुधार की एक बहुत बड़ी नेता थी। उन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए, वुमेन्स लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इस टाइप से दिमाग में कहानी आपको बना के रखना है, जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं या सोशल वर्कर हैं उनसे रिलेटेड, ताकि इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत आपसे बन जाए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द सेंट्रल इशू ऑफ दिस टेक्स्ट। कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा हो सकता है इस टेक्स्ट का सेंट्रल इशू। ये रिलीजियस इनडॉक्ट्रिन बाई प्रीस्ट। तो देखिए कोई रिलीजियस इनडॉक्ट्रिन बाई प्रीस्ट के बारे में उसने काम नहीं किया था ताराबाई शिंदे जी ने। बी है मिसरेबल लाइफ्स ऑफ फार्मर्स इन डेट, कि कर्ज में डूबे हुए किसानों के ऊपर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। सी है प्लाइट ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडोज। बिल्कुल यही है कि जो अपर कास्ट, ऊंची जाति की जो हिंदू विधवाएं थीं, उनके प्लाइट के ऊपर, उनके कंडीशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और डी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाई फैक्ट्री ऑनर्स, तो इसके ऊपर भी उन्होंने इसको नहीं लिखा था। तो देखिए ये ऑप्शन डी भी इसका इनकरेक्ट होगा। तो मान लीजिए आप सारा चीज़ भूल भी जाते हैं ना, तो मेन एक एक चीज़ को स्टोरी बना के दिमाग में रखे रहिए, ताकि पूरा का पूरा आंसर में आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचें, नहीं तो आपके मार्क्स से डिडक्ट हो सकते हैं। अब चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अब सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमको जानना है कि कैसे इसके आंसर को लिखें कि कोई भी मार्क्स हमारा डिडक्ट ना हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, वर्ड लिमिट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। ऐसा नहीं कि हम भर भर के लिखे जा रहे हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 21 क्या बोलता है देखिए, इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स।
अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या बोलता है कि जो रेडी फूड स्टफ हैं अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, उनका भी जो ओरिजिन है, जहाँ से उन्होंने अपना पैदाइश किया है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है ना, वो कॉमन है, ऐसा चीज़ बोल रहा है ना। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल, तो इस स्टेटमेंट को हमको एक रिलेवेंट एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें ना जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए और जो एग्जाम्पल है ना वो भी होना चाहिए। अब कैसे, जैसे कि देखिए क्या बोलते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट अरब ट्रेडर्स, जो अरब ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने पास्ता को 15वीं सेंचुरी में सिसिली, जो कि एक इटली का आइलैंड है आज के समय में, वहाँ पे ले गए थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी इसने, कि पास्ता भी बोला कि ये फूड भी है, और अरब ट्रेडर्स ने इसको कहाँ ले गए, ये सिसिली या इटली में ले गए। तो इन दोनों चीज़ों को इसमें आपको शामिल करना है कि जहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जाम्पल भी हो और एग्जाम्पल के साथ में जस्टिफिकेशन भी हो कि ऐसा कैसे हुआ कि ये जो रेडी टू फूड स्टफ है ना वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसे पहुँचे। इसका भी देखिए दो ही ऑप्शन इसमें लिखना है कि इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, और जो नूडल्स है ना वो चलते चलते चाइना से कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में पहुँच गए, और वहाँ पे क्या बन गए, ये स्पेगेटी बन गए। तो इस प्रकार से इसके आंसर को आपको वहाँ पे फ्रेम करना है कि दोनों चीज़ें शामिल रहे, एग्जाम्पल भी और साथ ही साथ जो जस्टिफिकेशन करना है हमको कि कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पहुँचा, ये भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 22 है कि व्हाट आर सम वेज इन व्हिच कास्ट डेमोस्ट्रेट्स इटसेल्फ इन पॉलिटिक्स, कौन से ऐसे दो तरीके हैं जिनके द्वारा कास्ट जो है ना अपने आप को पॉलिटिक्स में दिखाता है। तो देखिए इसमें केवल आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो एकदम ईजी है, तो हम सब चारों तरफ देखते हैं। जैसे इसमें का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर द नेसेसरी सपोर्ट टू इन इलेक्शंस। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है ना, जाति के ऊपर होता है कि जिस जाति के लोग उस एरिया में ज़्यादा रहते हैं उनको लगने लगता है कि हमारी जाति का अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो अच्छा होगा, और उसी को लोग फेवर करते हैं। तो पार्टीज भी क्या करती हैं ना, उसी जाति के कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट देती हैं ताकि उनका जो जीतने का चांस रहे वो ज़्यादा रहे। तो इस प्रकार से कास्टिसिज्म जो है वो इलेक्शन में आता है, पॉलिटिक्स में आता है। इसको हम लिख सकते हैं बी में। देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, कि वो जातिगत सेंटिमेंट को बढ़ावा देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं ताकि जो कैंडिडेट है ना वो इजीली जीत जाएं अपने ही जाति के वोट से। लेकिन इससे क्या होता है, जो कास्टिसिज्म है ना वो पॉलिटिक्स में घुस जाता है। उसके बाद सी देखिए कि सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे हैं जो एक कास्ट के ऊपर ही बने हुए हैं और उनके जो मेन वोटर हैं एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या उस नस्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे भी जो कास्टिसिज्म है ना वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो और भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बोला ध्यान रखना है 40 वर्ड्स का लिमिट को, और पॉइंट जो है ना इस क्वेश्चन के रिलेवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 मेजर वेज दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अराउंड द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी किन 2 महत्वपूर्ण तरीकों से पैदा होता है मानवीय खपत के लिए, हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड के द्वारा होता है, थर्मल के द्वारा होता है। तो आप कोई भी इसके आंसर में लिख सकते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं है। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस कार वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। इनके बारे में आपको 2 लाइन लिख देना है, इससे क्या होगा पूरा मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाई इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर नेसेसरी इन एन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट। देखिए पब्लिक सेक्टर के होने पे क्या होता है ना, कहीं पे जैसे प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है ना प्रॉफिट पे काम नहीं करता, वो पब्लिक को सर्विस देने पे काम करता है। जैसे इंडियन रेलवे जितने सस्ते पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है ना, उतना कोई प्राइवेट बस वाला नहीं पहुँचा सकता। इसीलिए इंडियन रेलवे का पब्लिक सेक्टर में होना भारत की यूनिटी के लिए और लोगों के आने जाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें ऑप्शन ए में हम लोग लिख सकते हैं कि द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू टेक अप प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग हैवी एक्सपेंडिचर। दूसरा, पब्लिक सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकता है ना, टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीचेज आर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और पब्लिक सेक्टर जो है ना बहुत ही कम कीमत पे लोगों तक सुविधाओं को पहुंचा सकता है। जैसे कोई मेट्रो रेल हुआ, कोई बड़े बड़े बांध हुआ, उसको कोई प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा वो। और बाकी इसमें लिख सकते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर रुचि नहीं लेता क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा नहीं देखता, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ताकि ये सबको मिले, ताकि वो जो है ना उसको उसके लिए कैपेसिटी है कि नहीं उनको पे करने का। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, वो प्राइवेट स्कूल के फीस को पे नहीं कर सकता, कोचिंग के फीस को पे नहीं कर सकता, तो अगर उसको गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से एजुकेशन नहीं मिलेगा या हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा
कि उसका जो राइट टू इक्वलिटी है ना वो खत्म हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा एलिनेटेड फील करेगा। इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इस टाइप के दो आंसर जैसे मैंने पहले बताया उसको भी लिख सकते हैं और अपने तरफ से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी में देखिए 60 आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 मार्क्स टोटल मिलेगा। तो 3 मार्क्स के लिए गोल्डन रूल क्या है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट आप लिखिए, 3 पॉइंट आपको बनाकर लिखना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 25 है कि साल्ट इज समथिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर ए लाइक अक्रॉस इंडिया, कि नमक जो है ना वो सबके द्वारा खाया जाता है, गरीब हो या अमीर हो, पूरे के पूरे भारत में। Which step by Viceroy Irwin encouraged Gandhi to launch a nationwide protest movement using this essential item as a symbol? Elaborate with example. तो देखिए कौन सा स्टेप जो है ना वायसराय यूरिन के द्वारा जो उठाया गया था, उन्होंने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ किया और उसके कारण गांधी जी ने क्या किया, पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को शुरू किया, एक विरोध का आंदोलन को शुरू किया। और ये जो महत्वपूर्ण आइटम था ना उसको उन्होंने एक सिंबल के फॉर्म में यूज किया ताकि पूरे भारत को यूनाइट कर सकें, और इसको एग्जाम्पल से भी हमको समझाना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसको आपको दिमाग में होना ही चाहिए इसका आंसर, आप वहाँ पे सोच के नहीं लिख सकते। कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा था वायसराय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखे हुए थे, और जिसमें सबसे बड़ा डिमांड जो था ना, क्योंकि गरीब लोग भी नमक खाते थे और साल्ट टैक्स होने के कारण, नमक पे टैक्स होने के कारण उनको जो है ना वो चीज़ काफ़ी महंगा पड़ता था। तो उन्होंने बोला था कि भाई इसके ऊपर टैक्स आप हटा दीजिए, साल्ट के ऊपर, क्योंकि साल्ट जो एक महत्वपूर्ण खाने का सामान है और टैक्स होने पे गवर्नमेंट को जो है ना, टैक्स होने के साथ साथ गवर्नमेंट को मोनोपोली था इसके प्रोडक्शन के ऊपर, जिसके कारण गांधी जी ने ना बोला कि ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव, सबसे ज़्यादा शोषणात्मक चेहरा है ब्रिटिश रूल का। लेकिन इरविन जो थे ना वो किसी प्रकार के निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं थे, तो इसके लिए गांधी जी ने फिर एजिटेशन शुरू किया। उन्होंने क्या किया, 240 मील लंबा साल्ट मार्च या नमक मार्च शुरू किया, जिसमें 78 उनके जो सबसे विश्वसनीय साथी थे ना, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, वो शामिल थे। ये वाला भी क्वेश्चन आता है ना, याद रखिएगा एमसीक्यू में, कि कितने शामिल थे, 78। इसको 23 दे देगा, 72 दे देगा, 84 दे देगा, कुछ भी देगा, आपको याद रखना है कि 78 थे। तो इसको अभी भी याद कर लीजिए आप ना, क्योंकि इसको तो आप समझ के लिख नहीं सकते। सारे डेट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे 11 डिमांड्स है, 31 जनवरी 1930 है, तो इसमें आपको 3 जो है ना 3 पॉइंट जरूर लिखना है। 3 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। इसका आर वाला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी वाज वेमेंटली अगेंस्ट द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, पॉपुलरली नोन एज द रॉलेट एक्ट। एलोबरेट। तो रॉलेट एक्ट के गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे, और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। ये डेट भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि देखिए गांधी जी जो है ना 1919 में डिसाइड करते हैं कि एक सत्याग्रह पूरे के पूरे भारत में वो लॉन्च करेंगे, किसके विरुद्ध में, रोलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था उसके विरुद्ध में। क्योंकि एक्ट जो है ना बहुत तेजी से पास किया गया था, है ना, और जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया था। उसके बावजूद भी इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ताकत मिल गया था कि जो भी राजनीतिक एक्टिविटी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहे थे ना उसको वो सप्रेस कर सके, और इसके लिए उनको पावर था कि कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के वो 2 सालों तक जेल में डाल सके। उसके बाद सी में देखिए, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि जो रैलीज ऑर्गेनाइज होते थे अलग अलग शहरों में, और वहाँ पे ना क्या हुआ, लोग जो है ना स्ट्राइक पे जाने लगे, वर्कर्स जो है ना स्ट्राइक पे जाने लगे। उन्होंने रेलवे वर्कशॉप को बंद करना शुरू किया, दुकानों को बंद करना शुरू किया ताकि इसका विरोध कर सकें। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में ना हमको सबसे पहले दिमाग में पॉइंट को लाना है कि ये जो रोलेट एक्ट था वो क्या था। तो रोलेट एक्ट में क्या था ना कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीस्ट लोग थे, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे ना, उनको बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई जज के आगे या बिना कोई कोर्ट में पेश किए 2 साल तक डिटेन किया जा सकता था। उससे क्या होता कि पूरे के पूरे भारत में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ना रुक जाते। और ये एक्ट पास किया गया था कि सारे भारतीय जो मेंबर थे ना उस समय के, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, इसको दिमाग में पहले लाना है आपको, लाने के बाद इसको पॉइंट में सेट करना है और तब जाके इसके आंसर को लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए कि द ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास ओस रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मैन हु प्लांटेड द स्टैंडर्ड ऑफ लेबर सॉलिडेरिटी ऑन द हॉस्टाइल फ्रंटियर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। एनालाइज द अबव स्टेटमेंट टू हाईलाइट द राइट्स दैट द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री enjoys now ड्यू टू द सॉलिडेरिटी shown by the लेबर ग्रुप्स earlier। तो देखिए आज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर काम करते हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉई काम करते हैं ना, उनको जो फैसिलिटी मिल रहा है ना वो इसलिए मिल रहा है कि पहले के जो लेबर लोग थे ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था एक होके, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार, अन्याय और प्रताड़ना को सहा था, ताकि ये जो सुविधाएं हैं आज जो लेबर लोग को मिल रहा है, वर्कर लोग को मिल रहा है, वो मिले। अब इसी को हमको इसमें लिखना है
सबसे पहले इसमें कोशिश करना है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसके जो बेनिफिट्स हैं या उसमें क्या होता है उसको हमको लिखना है। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स होते हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, कैजुअल नहीं होते कि आज बुलाया कल नहीं बुलाया, परसों बुलाया फिर 2 दिन बुलाया, ऐसा नहीं होता। एक बार आपको वहाँ पे नौकरी लग गया तो लाइफ टाइम 60 या 62 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक, जब तक एज आप रिटायरमेंट होगा या जब तक कंपनी जो है ना अच्छे से चल रही है, आपको वहाँ पे जॉब मिलता है। भी देखिए वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया रहता है। सी देखिए एम्प्लॉइज गेट मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मेडिकल है, जो इंश्योरेंस है, जो बाकी बेनिफिट हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉइज को मिलते हैं। और डी है वर्कर्स गेट पेड फॉर ओवर टाइम इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए इसमें केवल 3 ठो लिखना है ना आपको, इसमें भले ही 5 दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से किसी 3 को लिखेंगे, बस यही लिखना है आपको कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सीधी सी बात है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो समाज में अलग अलग प्रकार के विभाजन है ना, वो एक हो जाएं, उनको स्वीकार किया जाए, उनकी बात को माना जाए। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ सच एकोमोडेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पीपल, पॉलिटिशियंस एंड द गवर्नमेंट। ये जो एकोमोडेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सरकार है ना, उनका देखने का नज़रिया क्या है। इसी के ऊपर हमको लिखना है इसके आंसर को कि ब्रीफली एक्सप्लेन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को लिखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है हमको कि जो इसने क्वेश्चन में पूछा है उसी को इसके आंसर में हमको फ्रेम करके लिखना है। जैसे कि ये में लिखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, कि लोग अपने आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। इफ पीपल शेयर देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। मान लीजिए भारत में कोई भी भाषा वाला बोलेगा, हिंदी वाला बोलेगा कि मैं हिंदी को चलाऊंगा, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया सब लोग को परेशानी हो जाएगा। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी अगर ज़्यादा है तो उसमें फिर एकोमोडेशन कठिन हो जाता है, इसको हमको लिखना है। और ये इजी कब होगा कि जब लोग जो है ना नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा महत्व दें बनिस्बत की रीजनल आइडेंटिटी को, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को, या रीजनल जो आइडेंटिटी है कि मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, मुस्लिम हूँ, उसको, तो इसको हमको लिखना है। सेकेंड में हम लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो किसी कम्युनिटी के डिमांड को रखते हैं। अगर वो इस प्रकार का डिमांड रखेंगे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तब तो एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, उसी के अंदर में उनको जो भी मिलना है मिल सकता है। इसको हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग ग्रुप्स के डिमांड को। कई बार गवर्नमेंट क्या करता है कि बहुत ज़्यादा झुक जाता है, जिसके कारण वो ग्रुप जो है ना अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगता है, और बाद में क्या होता है कि वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट होता है और वायलेंस हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि पावर भी शेयर हो, एकोमोडेशन जो है ना रीजनेबल डिमांड्स के साथ में हो माइनॉरिटी कम्युनिटी का, ताकि जो सोशल डिवीजन है ना वो देश के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनलिज्म के लिए खतरा ना बने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो दुनिया है ना उसको हमारे माँ बाप की संपत्ति के रूप में हमको नहीं मिला है, बल्कि हमने इसको अपने बच्चों के लिए बच्चों से उधार लिया है, ताकि बच्चों को हम ब्याज सहित वापस करें। माने जो दुनिया हमको मिली है उससे अच्छी दुनिया बना के हमारी आने वाली पीढ़ी को दें, यही क्वेश्चन है बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको निचोड़ के समझ लेना है ना, नहीं तो आंसर आप नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। तो देखिए क्या होता है कि पुराने समय में सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दिया था, वार्निंग आज भी दे रहे हैं कि जो अभी का डेवलपमेंट का तरीका है कि चारों तरफ पॉल्यूशन होते जा रहा है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसको हमको लिखना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ताकि जो डेवलपमेंट है न केवल आज की ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि फ्यूचर के जो जनरेशन्स है ना उनकी ज़रूरतों को भी हमको ध्यान में रखना है। केवल हम ही अपने बारे में सोचें ऐसा हमको नहीं करना है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल्स इसको हमको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे इसमें दिया है ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल, आप बाकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कोल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज के देखिए ग्राउंड वाटर को हमने बहुत ज़्यादा यूज किया है, आज इस कंडीशन में ग्राउंड वाटर नहीं है कि रेन के वाटर से रिप्लेनिश हो जाए। डे बाई डे हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है नीचे से नीचे जाते जा रहा है। इसी प्रकार से आप इसमें बाकी एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोयला को हम लोग जला रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं ना, तो कोल को बर्न करने से क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और जो CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर को लिखना है कि पहले क्या था, साइंटिस्ट ने क्या वार्न किया, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, और एक एग्जाम्पल्स इसको एक्सप्लेन करके हमको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम द मैप गिवन बिलो एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे रोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इस मैप पे दिखाया गया है। इसमें कौन सा दिखाया गया है कि न्यू दिल्ली से यहाँ पे बम्बई को जोड़ा जा रहा है,
फिर मुंबई से चेन्नई को जोड़ा जा रहा है, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ा जा रहा है, कोलकाता को फिर से न्यू दिल्ली में जोड़ा जा रहा है। मतलब जो 4 भारत के मेट्रो सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं, उनको जोड़ा गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमको अच्छे से मालूम है, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करें तो एक 6 लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज प्रोजेक्ट है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको अगर हम लोग समझें तो इसमें क्या कोशिश किया गया है कि जो डिस्टेंस और टाइम है ना, किनके बीच में जो भारत के मेगा सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कम करने का कोशिश किया गया है, कम किया गया है। और इसमें जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ना, जो सिलचर असम से पोरबंदर तक जाता है, वो भी जो है ना इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसको हमको लिख देना है। इसके बाद देखिए सेक्शन डी पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको 100% सॉल्व करना है, जिसमें आपको मिलेगा 20 मार्क्स। इसमें 120 दिया हुआ है, रॉन्गली प्रिंटेड है ना, 20 मार्क्स से मिलेगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स एट अ प्रॉफिट। तो देखिए समाज सेवा का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप बिजनेस करिए, लेकिन इस रेट पे करिए, उस कास्ट पे करिए, उस प्राइस पे करिए कि सामने वाले को हर्ट मत करे। तो बिजनेस एक समाज सेवा भी है, उससे आप दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। एक्सप्लेन हाउ बैंक्स फंक्शन लाइक अ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट, कि जो ये जो स्टेटमेंट हमने समझा है कि कैसे बैंक जो है ना सबको विन विन सिचुएशन वाला कंडीशन बनाते हैं, इस स्टेटमेंट के अनुसार इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप 5 पॉइंट बनाइए बैंक से रिलेटेड। तो बैंक लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी के पास पैसा है, मेरे पास पैसा, आपके पास पैसा है, तो पैसा को हम कहाँ रखें, और पैसा को रखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है कि पैसा चोरी हो गया या कुछ और हो गया, तो बैंक में हम सिक्योरिटी के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा, जब चाहें जैसा चाहें हम वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा जो है ना, जैसे किसी चीज़ में हमको लोन चाहिए, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, या कुछ फैक्ट्री लगाना है, कोई भी प्रकार का हमको पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो बैंक हमको लोन दे सकते हैं। और इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप सोचेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। अब केवल 5 पॉइंट को अच्छे से आपको लिख देना है, जैसे मैंने बताया वैसी, लेकिन सोचना जरूरी है। अब इसका आर वाला क्वेश्चन देखिए कि अ बैंक इज ए प्लेस दैट विल लेंड यू मनी इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू डू नॉट नीड इट। तो बैंक एक ऐसा जगह है जो आपको उधारी तो देगा, पैसे की जरूरत पड़ेगा तो आपको पैसा देगा, लेकिन कब देगा, जब आप इस चीज़ को प्रूव कर देंगे कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द बैंक्स रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फंड्स दे लेंड। इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है इस रिस्पेक्ट में कि बैंक को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है कि जो लैंड कर रहे हैं मनी, जो पैसा उधारी दे रहे हैं ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए होता क्या है, अगर एक बैंक में आप जाते हैं और बैंक को बोल रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए मेरे को लोन दीजिए, तो बैंक क्या बोलेगा, एटलीस्ट 15 लाख का आप उसके पास किसी चीज़ को गिरवी रखिए, ताकि लोन का जो है ना सिक्योरिटी उसका बना रहे। तो अगर आपके पास 15 लाख का चीज़ है तो आपको 10 लाख की ज़रूरत क्यों पड़ेगी बताइए। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इस चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं कि आपके पास 15 लाख है तो 10 लाख आप लोन क्यों लेंगे, और इस पर फिर इंटरेस्ट भी उसको पटाएंगे। इससे अच्छा आप जो 15 लाख का एसेट है उसको बेच दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो देखिए इसी को हमको इसमें एलोबरेट करके लिखना है। तो पहला चीज़ तो यह है कि कोई भी लोन एग्रीमेंट जो है ना, उसमें क्या रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसका एग्रीमेंट होता है कि जो उधार लेने वाला है, बारोवर है, वो पे करेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में। इसको हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि जो बैंक है ना, वो हमेशा कोलेट्रल या गिरवी मांगता है जो भी लोन वो दे रहा है उसके अगेंस्ट में, ताकि जो पैसा वो दे रहा है ना उसकी सिक्योरिटी बना रहे। और एक कोलेट्रल जो है एक प्रकार का एसेट होता है जो कि बारोवर के मालिकाना हक में रहेगा, लेकिन वो यूज कर सकता है गारंटी के फार्म में गारंटी देने के लिए। मान लीजिए किसी के पास कोई ज़मीन है, कोई लैंड है ना, कोई घर है, कोई हाउस है, इसको क्या करेगा, वो बैंक में गिरवी रख देगा, और गिरवी रख के क्या करेगा, वहाँ से फिर वो मनी बारो करेगा। ठीक है, तो इसको ये ज़्यादा नहीं सोचना है ना कि इसमें कुछ क्लासिकल नहीं लिख देना है कि ये बैंक ऐसा करते हैं वैसा करते हैं करके, आपको केवल वही लिखना है जो बैंक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर बैंक में जो बारोवर है, उधार लेने वाला फेल कर जाता है ना, मान लीजिए आपने पैसा नहीं पटाया, तो क्या करेगा, जो चीज़ आपने उसके पास गिरवी रखा है, जैसे हाउस रखा है या लैंड रखा है, उसको बेच देगा, और बेचने के बाद वो पैसे से अपना जो पैसा है उसको कवर करेगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी बैंक लोन देता है ना, उसमें जो कंडीशंस होते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट होता है, कोलेट्रल होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, मोड ऑफ रीपेमेंट होता है, ये सब के सब जो है ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट में शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्यों साथ ही साथ चलते हैं कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं।
मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम मशीन इंडस्ट्रीज को देखें या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखें, तो जो भी मशीन एग्रीकल्चर की ज़रूरत है वो मैन्युफैक्चरिंग से बनता है। या जैसे कपड़ा बन रहा है तो कपड़े के लिए जो कच्चा माल चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा एग्रीकल्चर से, कि किसान जो है कॉटन पैदा करेगा तब। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद मान लीजिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है ना बूस्ट करते हैं, तो क्या होगा? जो ऑटोमेशन है उनमें आएगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगा। एग्रीकल्चर जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि अभी एथेनॉल आपने सुना होगा। एथेनॉल का भी एग्जांपल दे सकते हैं। एथेनॉल क्या है? एक बायोडीजल होता है जो कि गन्ने से जो मोलाइसिस निकलता है ना उससे बनता है। तो एथेनॉल कहाँ से पैदा हो रहा है? एग्रीकल्चर से पैदा हो रहा है। और यूज कहाँ पे हो रहा है? इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है ना लिंक्ड हैं। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे कि आपका पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है और इंसेक्टिसाइड्स है, पाइप्स है, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये फार्मर यूज करते हैं और उससे डिमांड पैदा करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, कम्पिटिटिव होगा, तो उससे किसानों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो उससे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। तो इस प्रकार से हम समझे हैं कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है। ये पॉइंट तो इसमें दिया हुआ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, आप अपने तरफ से भी पॉइंट इसमें जोड़ के लिख सकते हैं। इसका आर वाला क्वेश्चन देखिए कि डिटरमाइनिंग एन आइडियल इंडस्ट्रियल लोकेशन इज अ चैलेंजिंग अंडरटेकिंग, एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट एंड इलुसिडेट। तो देखिए क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्रियल लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। मान लीजिए एक ही जगह में इन चीज़ों को खोजें तो ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह में सारी चीज़ें मिले हमको। इससे क्या होता है, हमको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो है ना वहाँ पे होंगे, लो कास्ट पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होता है। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, कई सारी चीज़ों का कीमत बढ़ जाएगा, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, इन चीज़ों का। तो एक ही जगह पे वो सस्ते में मिलें ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद जब 1947 से पहले जो है ना केवल कुछ ही जगहों में सारी की सारी इंडस्ट्रीज लोकेट थे, तो वहाँ पे मैन पावर भी डेवलप हुआ, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ। अगर आप दूर में जाते हैं तो इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फिर खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं ना और जो स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, ये भी जो लोकेशन है किसी भी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन पॉइंट्स को इस आंसर में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम एरियाज इन देयर वर्किंग दैट दे नीड टू फेस एंड ओवरकम। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें डिफाइन करना है और कौन कौन से प्रॉब्लम हम देखते हैं उनके फंक्शनिंग में, जिनको उनको सामना करना है, उनसे बाहर निकलना है। तो डिफिनेशन में क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो साथ में आते हैं जिससे वो चुनाव को लड़ें और गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करें। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और वो कुछ पॉलिसीज में, कुछ कार्यक्रमों में समाज के बेहतरी के लिए, समाज के कलेक्टिव गुड के लिए एग्री होते हैं। प्रॉब्लम एरिया क्या क्या है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम एरिया हैं, जैसे कि करप्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, क्योंकि या जैसे फैमिली ओरिएंटेड जो आजकल पॉलिटिकल पार्टी हम देखते हैं जिसको डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं, कि एक ही परिवार के लोग उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप का चला रहे हैं, जिससे जो ऑर्डिनरी वर्कर है जो दिन रात काम करता है वो पार्टी के टॉप तक नहीं पहुंच पाता। मनी और मसल का पावर आजकल बढ़ते जा रहा है। आजकल बहुत सारा नेपोटिज्म हमको देखने को मिलता है पार्टीज में। और आज कई बार ऐसा लग रहा है कि ना वोटर्स के लिए कोई भी पार्टी मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं करते, वो कुछ इस टाइप से मैनेजमेंट करते हैं कि आपको मरे मरे वोट देना पड़े। तो इन पॉइंट्स को इसमें हम लोग लिख सकते हैं। इस कार वाला देखिए कि डिस्क्राइब सम वेज पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड कैन बी रिफॉर्म्ड टू ओवरकम द चैलेंजेस दे फेस, कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो दुनिया में आज हैं उनको में हम परिवर्तन ला सकते हैं ताकि वर्तमान चुनौतियों को वो सामना कर सकें। तो देखिए सबसे पहले तो जो एमपीस हैं, एमएलएस हैं ना, उनके लिए लाज बनने चाहिए कि वो पार्टी चेंज ना कर पाएँ। जिन पार्टी से उन्होंने जीता है उस पार्टी पे वो बना रहे हैं ताकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज ना लगें या पैसे का प्रभाव ना हो। साथ ही साथ मनी और क्राइमिनल बैकग्राउंड के लोग है ना, वो लोग पॉलिटिक्स में कम से कम आए। जो भी लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनके जो एफिडेविट लिए जाएं, उनमें देखा जाए कि उनका क्या बैकग्राउंड है, कितने केस उनके विरुद्ध में पेंडिंग है। उसके बाद ये नेसेसरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इलेक्शन करवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करें और एक ऑर्डिनरी जो वर्कर है ना उसको भी पूरा मौका दें। इंटरनल अफेयर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इनके लिए भी रेगुलेशंस होना चाहिए। ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि उनके जो इंटरनल अफेयर है ना वो फैमिली मैटर बन के ना रह जाएँ। उसमें सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि वुमेन्स का जो इंक्लूजन है पॉलिटिक्स में इंडिया में देखा गया है कि बहुत कम है। नीचे लेवल पे तो है कि आपने पंचायत लेवल पे आरक्षण कर दिया, इसको ऊपर लेवल तक भी हमको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट को या पब्लिक में
फंडिंग होना चाहिए इलेक्शंस का। इलेक्शन का में जो करप्शन है ना, उसका मेन प्रॉब्लम है कि इलेक्शन का जो फंडिंग है ना, वो ऐसे लोग करते हैं जो उसको एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जहाँ से वो लोग रिटर्न खोजते हैं। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनना चाहिए जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फंडिंग हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, लैंग्वेज इज पावर, लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन। तो देखिए, भाषा जो है ना एक ताकत है, जीवन है, सभ्यता का एक इंस्ट्रूमेंट है और आज़ादी का एक इंस्ट्रूमेंट है। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन पोलैंड यूरोप। तो यूरोप में जो पोलैंड देश है ना, उसमें जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, उसके लाइट में इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि लैंग्वेज करता क्या है। तो देखिए, इसका फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि लैंग्वेज जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने में। और सबसे पहले इसने किसमें किया था? यूरोप में किया था। उसके बाद देखिए, रसिया ने जब ऑक्यूपाई किया था तो पोलिश लैंग्वेज को ख़त्म किया गया था स्कूल से, और रसियन को हर जगह इम्पोज कर दिया गया था, जिस कारण लोगों के अंदर में एक विद्रोह की भावना पैदा हुई। उसके बाद क्या किया लोगों ने? आर्म्ड रिबेलियन है ना, सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, और रशियन रूल जो है ख़त्म होता है 1831 में। और जो क्लर्जी थे पोलैंड में, उन्होंने नेशनलिस्ट रेसिस्टेंस के लिए इस लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया। और पुलिस जो है ना यूज किया गया चर्च के गैदरिंग में और सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में, जिसका कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रीस्ट और बिशप्स थे ना, उनको जेल में डाल दिया गया साइबेरिया में रशियन अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रशियन में प्रीच करने से, रशिया में उपदेश देने से मना कर दिया था। उसके बाद पुलिस को ना एक सिंबल के रूप में अपनाया गया रशियन डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, उनके विरुद्ध में स्ट्रगल करने के लिए। अगर इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इंडियन लैंग्वेज थे, खासकर हिंदी है ना, उसको एक कोशिश किया गया कि एक टोटल लैंग्वेज के रूप में बताया जाए। उसके बाद देखिए, इसमें जो इसका आर वाला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, आर्ट, पोइट्री, थ्योरीज एंड म्यूजिक हेल्प शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी ये लोगरीज हैं, जितने भी गाना हैं, जितने भी स्टोरीज हैं, म्यूजिक वगैरह है ना, ये क्या करते हैं? राष्ट्रीयता को बढ़ावा देते हैं। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन नेशनलिज्म। लेकिन इसको हमको यूरोपियन नेशनलिज्म के रिस्पेक्ट में बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ये चीज़ याद रखिएगा, जो इसका फर्स्ट लाइन है कि शेयर्ड कल्चर पास्ट, कल्चरल पास्ट हिस्ट्री एंड हेरिटेज ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी एमंगस्ट द पीपल। तो जो सामूहिक इतिहास है और जो सामूहिक हेरिटेज है ना, वो लोगों में एक समानता का बोध करवाता है और लोगों में एक स्ट्रांग यूनिटी की भावना पैदा करवाता है, और सारे के सारे जो चीज़ें हमको अलग करती हैं उनको हटाता है। उसके बाद क्या करते हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर हैं ना, ये लोग क्या करते हैं? रोमांटिसिज्म को पैदा करते हैं, और ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं रीजन को, साइंस को, और इमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना। ये क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई भी चीज़ को आप रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बल्कि इमोशन के ऊपर देखिए। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि एक मिस्टिकल फीलिंग, एक जादुई एहसास पैदा करवाते हैं एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज के बारे में, कॉमन कल्चरल पास्ट के बारे में, नेशन के ऊपर में। जैसे भारत में मान लीजिए भारत माता को आप ध्यान देंगे तो भारत माता एक ऐसा सिंबल है जिससे पूरा देश जो है ना यूनाइट हो जाता है, सारी चीज़ें जो हैं छूट जाती हैं, और एक नेशनलिज्म का जो थॉट है ना वो आगे बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ यूरोप में भी हुआ था। जैसे जर्मन में देखिए, जर्मन कल्चर जो था उसको सभी लोगों के बीच में कॉमन करने के लिए या उनको आगे में बढ़ाने के लिए इसको डास वाक बोला जाता था, जो कि एक स्पिरिट ऑफ नेशन को पॉपुलराइज करता है। किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया? जर्मनी में फोक सॉन्ग्स के द्वारा, पोइट्री के द्वारा और डांसेस के द्वारा। इस प्रकार के जो फोक कल्चर है ना, उनको अगर कलेक्ट किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो इससे नेशनल बिल्डिंग जो है ना होने लगता है। इंडिया में आप देखेंगे तो मान लीजिए हिंदू धर्म जो है और मंदिरें हैं सब जगह में है, लोगों में भले ही दूसरे धर्म के लोग हों, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका बोलने चालने का तरीका, उनका जीवन जीने का तरीका एक टाइप का है, तो भी क्या करता है? नेशन को बिल्ड करता है। देखिए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी कंट्री में जिनका जो एजुकेशन है उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ना जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होते हैं, ऐसे लैंग्वेज जो कि दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिनको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वो नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसी कारण से म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा जैसे पोलैंड में ना नेशनलिज्म को लाइव किया गया और लोगों के अंदर तक उसको बिठाया गया। अब सेक्शन ई में देखिए केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं और इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी ईजी वे में इसके आंसर बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए कि बोलता है ऑब्जर्व द टू इमेजेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे दो इमेज दिया गया है। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 18वीं सेंचुरी में एक आदमी जो है ना वो एक औरत जो है यहाँ पे स्पिनिंग कर रही है। ठीक है, क्या लिखता है कि यू कैन सी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एम नोटिस दैट वन व्हील इज मूविंग ओनली वन स्पिंडल। एक समय में एक ही स्पिंडल हो रहा है। उसके बाद देखिए स्पिनिंग फैक्ट्री 1930 में जो स्पिनिंग फैक्ट्री है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टीम पावर्ड व्हील हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स को एक टाइम में मूव कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री प्रोडक्शन हो गया और ये मैनुअल प्रोडक्शन हो गया। और 34.1 है कि आइडेंटिफाई वन सिमिलरिटी बिटवीन द इमेजेस गिवन। इनमें सिमिलरिटी क्या है?
तो साफ साफ दिख रहा है इसमें सिमिलरिटी क्या है, तो मेरे को आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएं। 34.2 हाउ डिड जेम्स वाट कंट्रीब्यूट टू एक्टिविटीज इन इमेज 2। तो जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया था, भाप के इंजन को इन्वेंट किया था, इसके द्वारा क्या हुआ, मशीनाइजेशन पॉसिबल हुआ, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। और 34.3 एक एनालाइज द इफेक्ट ऑन द लेबर फोर्स इन द कॉटन इंडस्ट्री ड्यू टू जेम्स वाट्स कंट्रीब्यूशन। तो क्या इफेक्ट होगा लेबर फोर्स के ऊपर कॉटन इंडस्ट्री में जेम्स वाट के कंट्रीब्यूशन से। अब देखिए इसके आंसर को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी आंसर है कि बोथ आर यूज्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मैंने पूछा था, आपको भी मालूम है ये चीज़। उसके बाद उन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था, जिससे क्या हुआ कि रोटरी मशीनें ऑपरेट करने लगी। और इसमें देखिए कि जो यूज होता है स्टीम पावर्ड इंजन का या मशीन का, उसने क्या है मैनुअल लेबर को कम कर दिया, और जो टाइम लग रहा था गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इसको भी कम कर दिया। और 35 नंबर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है। तो ये जो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पैसेज को एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसी, और इसमें दिमाग लगाना है कि पैसेज क्या बोल रहा है। कि टुडे इंडियन एग्रीकल्चर finds itself at a crossroads. To make agriculture successful and profitable, most thrust should be given to the important improvement of the condition of the marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it's under controversy. The key word today is Green Revolution, which includes genetic engineering. Organic farming is also much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 600 million, which depends upon 250 million approximately hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously, because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables and biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugar cane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. तो देखिए इसमें जो है ना एग्रीकल्चरल चैप्टर से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि जो अभी के किसान हैं इंडिया में ना, उनको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्शन को। अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, केवल ग्रेन के प्रोडक्शन पे बने रहेंगे ना, तो ज़्यादा दिन नहीं होगा कि वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फोकस करें कि जैसे बायोडीजल के प्लांट हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं या फ्रूट्स हैं, जिनमें उनको ज़्यादा पैसा मिले, हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर उनको फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो लोग और गरीब से गरीब होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास जो लैंड है ना वो बहुत कम है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 35.1 है कि गिव 2 रीजन्स वाई द ग्रीन रेवोल्यूशन इज अंडर कंट्रोवर्सी। तो क्या दो कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना उसका अभी आलोचना हो रहा है या जो अपने रिजल्ट को नहीं दे पा गया है। तो देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है कि इसने क्या किया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना उसने सॉइल फर्टिलिटी को ख़त्म कर दिया, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसने न्यूट्रलिटी इफेक्ट डाला और ग्राउंड वाटर को लगभग इसने समाप्त कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35.2 है कि होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज व्हिच वाई दिस इज अ कंसर्न, कि कम होल्डिंग जो है ना वो एक कंसर्न क्यों है, कम जमीन का होना किसी भी किसान के लिए एक चिंता का विषय क्यों है। इसका रीजन देखिए क्या है कि द सेंटेंस मीन्स दैट यील्ड पर लैंड होल्डिंग विल नॉट बी इनफ टू फीड द राइजिंग पॉपुलेशन, हेंस अ शिफ्ट इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज रिक्वायर्ड। कि कम लैंड, मान लीजिए किसी किसान के पास केवल 1 एकड़ का लैंड है, उससे क्या वो कमाएगा और क्या अपने परिवार को खिलाएगा और कैसे अपना ज़िंदगी चलाएगा। तो जो छोटे होते हुए ज़मीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया को बताते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, खासकर गाँव में। उसके बाद देखिए इसमें जो 13.3 है ना कि बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एंड जोजोबा हैव बीन रिफर्ड टू एज अ हाई वैल्यू क्रॉप्स वाई। तो बायोडीजल क्रॉप्स है ना इनको हाई वैल्यू का बताया गया है क्योंकि ये डीजल पैदा करते हैं और डीजल जो है ना उसकी खपत हमेशा होती रहेगी, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस नहीं है बल्कि ये रिन्यूएबल सोर्सेस है और हमेशा इसका एक डिमांड बना रहेगा। उसके बाद दूसरा कारण क्या है कि इन क्रॉप को पैदा करने के लिए ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसान को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आपने लगा दिया तो ये क्रॉप आपको हमेशा फ़ायदा देते रहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है रीड द पैसेज ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें देखिए एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया द जर्मन इंजीनियरिंग। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग में ये बताया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2 स्टीयरिंग लगा हुआ है। अब 2 स्टीयरिंग लगा होने से क्या होगा कि दोनों तरफ 2 ड्राइवर होंगे तो दोनों तरफ चलाएंगे, एक ड्राइवर इधर ले जाएगा और दूसरा ड्राइवर इसको इधर ले जाएगा, तो ये गाड़ी क्या होगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और इसमें दिखाया गया है जर्मन गवर्नमेंट के बारे में कि जर्मन में जो कोलिजन गवर्नमेंट होता है ना उसके ऊपर दिखाया गया है। द कार्टून above refers to the problems of running German's grand collision government that includes
the country's two major parties, namely the Christian Democratic Union, the Socialist Democratic Party. The two parties are rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got a clear majority of seats on their own in the 2005 elections. They take divergent positions on several policy matters but jointly run the government. तो देखिए इनके जो दिशा है ना अलग अलग हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को साथ ही साथ चला रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36.1 है कि व्हिच डिसएडवांटेज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स इज द इमेज हाईलाइटिंग, कि कौन से डिसएडवांटेज को कोलिजन गवर्नमेंट के ये जो इमेज है ना वो बता रहा है। तो सीधी सी बात है कि इससे क्या है, आप पॉलिसी डिसीजन ले नहीं सकते, एक पॉलिसी डिसीजन पे एग्री नहीं हो सकते, जिससे कंट्री का जो प्रोग्रेस है ना रुकेगा। इसको आपको आंसर में लिख देना है कि कोलिजन गवर्नमेंट में नॉट एग्री ऑन पॉलिसी डिसीजंस व्हिच कैन अफेक्ट अ कंट्रीज प्रोग्रेस। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डिड द राइवल पार्टी चूज टू मेक अ कोलिजन डिस्पाइट बीइंग राइवल्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना सेंटर पे वो पॉलिसी को इन्फोर्स करता है डिसीजन में, और कोई भी पार्टी यही चाहता है ना कि उसका जो इच्छा है, उसका जो पॉलिसी है ना वो उस नेशन के ऊपर में या उस देश में लागू हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन्फोर्सेस पॉलिसी डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर कंट्री इंक्लूडिंग द पीपल हु सपोर्ट ईच पार्टी, दस द राइवल्स प्रीफर टू मेक अ कोलिजन। और इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एट टाइम्स काज सच अ चैलेंज। तो डेमोक्रेसी जो है ना लोगों को वोट देने के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए इनेबल बनाती है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी ना होने पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना वो कोलिजन बनाती हैं, और ये जो कोलिजन गवर्नमेंट होता है ना वो जनरली क्या होता है कि बहुत प्रकार का प्रॉब्लम जो है नेशन के डेवलपमेंट में लाता है। अब देखिए सेक्शन एफ पे आ चुके हैं जो कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसमें क्वेश्चन 37 का ये है कि टू प्लेसेस एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दो प्लेसेस मार्क्ड हैं ए और बी, है ना। इसमें एक गजब का चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। आइडेंटिफाई एंड बी ऑन द इवेंट्स गिवन बिलो। ये बोलता है अ प्लेस ऑफ कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, गुजरात में है, और ये क्या है ना अहमदाबाद जगह है, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है, अहमदाबाद है। लेकिन जो बी बोलता है ना यहाँ पे बी क्या बोलता है कि इन 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टुक प्लेस ईयर। तो देखिए 1920 में ना इंडियन जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, यहाँ पे हुआ था वो, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना एमपी में दिखा रहा है बी, तो ये बी जो है ना यहाँ पे गलत है, और इसका मार्किंग स्कीम अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे और बी का आंसर को क्या लिखा है। अब इसमें बी में देखिए क्या लिखता है कि 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टुक प्लेस ईयर नागपुर। तो नागपुर तो महाराष्ट्र में है, लेकिन इसमें वो एमपी में दिखाया है, तो इसको ये यहाँ पे होगा, एक मिस्टेक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में होगा। अब इसमें देखिए 37 के बी में ना हमको इंडिया के आउटलाइन मैप में लोकेट करना है, लेबल करना है इनमें से 3 को, वो भी सिम्बोल्स के साथ में, याद रखिएगा ना, आपको सिम्बोल बनाना है। ये है राणा प्रताप सागर। तो देखिए राणा प्रताप सागर क्या है, एक डैम है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया डैम है, और यह है राजस्थान में। तो राजस्थान में इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है, लोकेट करना है, और सिम्बोल के साथ में इसके नेम को लिखना है। उसके बाद देखिए सेकेंड है कि सिंगरौली थर्मल प्लांट। सिंगरौली थर्मल प्लांट है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लेबल करना है, लोकेट करना है, और सिंबल के साथ में लिखना है कि सिंगरौली थर्मल प्लांट यहाँ पे है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो जो गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना ये गुजरात में है। तो गुजरात में इसको हमको लेबल करना है, लोकेट करना है, और नेम को लिखना है, गुजरात राज्य है, यहाँ पे बनाना है इसको। इसके बाद देखिए पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है ना उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में हमको इसको लेबल करना है, लोकेट करना है, और एक सिंबल के साथ में यहाँ पे लिखना है कि पारादीप पोर्ट में यहाँ पे उड़ीसा में है करके। इसके बाद देखिए जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं ना उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 37.1 है कि नेम द प्लेस वेयर एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड ड्यू टू व्हिच द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। तो किस घटना के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने हटा लिया था, वो था चौरी चौरा पे जो इंसिडेंट हुआ था ना वहाँ पे। तो चौरी चौरा पे क्या हुआ था कि पुलिस के ऊपर ना लोगों ने अटैक किया था, जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी को ये लगने लगा था कि एक जो मेरा आंदोलन है ना हिंसक होने वाला है, इसमें वायलेंस शामिल होने वाला है, जिस कारण उन्होंने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसका कि नेम द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920। तो दिसंबर 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था ना वो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट वेयर सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड। तो सरदार सरोवर डैम जो है ना वो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और नर्मदा नदी जो है ना मोस्टली गुजरात से होकर गुजरती है, तो ये है इसका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट वेयर सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड। इसमें देखिए ये मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जबकि हमको अच्छे से मालूम है कि सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट जो है ना वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, तो ये उत्तर प्रदेश होना चाहिए। फिर नेम द स्टेट वेयर पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड। तो पुणे जो है महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ही होगा। उसके बाद नेम द स्टेट वेयर तुतीकोरिन सी पोर्ट इज लोकेटेड। तो तुतीकोरिन सी पोर्ट जो है ना वो तमिलनाडु में है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है।
तो देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने अच्छे से समझा, डिस्कस किया है और मैंने अपनी तरफ से बताया कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है जिससे एक भी मार्क्स आपका ना कटे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।